नमस्कार, इंडियन टीवी 24 के खास कार्यक्रम खास लम्हे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। खास लम्हे में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं जिनके साथ हमारी खास बातचीत होती है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बार पुनः उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यचंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हमारी तमाम बिंदुओं पर बात होगी। तो आइए रूबरू होते हैं सूर्यचंद्र शुक्ला जी से और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन टीवी 24 में। थैंक यू। सर, जैसा कि आपने देखा कि जब ये कोविड-19 जैसा घातक संक्रमण आया, बहुत तेज़ी के साथ पांव पसारे, तो पूरे देश के अंदर देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया गया और उस लॉकडाउन के दौरान हर तरीके का वर्ग जो था सबको इसका दंश झेलना पड़ गया। ऐसे में सर, जो अमीर वर्ग का व्यक्ति था उसने तो अपना जीवन यापन जैसे किया, अमीरी में कर लिया। निम्न स्तरीय जो था उसे समाज सेवी संस्थाओं ने भी सुविधा मुहैया कराई, सरकार की तरफ से सुविधा मुहैया हुई। ऐसे में एक वर्ग रहा जो सर मध्यम वर्गीय व्यक्ति, जिसके सामने हर तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा। समाज का आप एक हिस्सा है सर, आपने भी उस दर्द को जिया होगा, देखा होगा, जिस श्रेणी में हम सब आते हैं। तो उसको लेकर के जिस दर्द को जिया है आपने, हम जानना चाहते हैं आपकी जुबान से। मध्यम वर्ग जो है भैया, सबसे ज़्यादा तकलीफें मध्यम वर्ग ने झेली, क्योंकि अमीर व्यक्ति तो अमीर है, उसकी तो रोटी दाल चल ही रही, उसकी कोई समस्या नहीं है। निम्न वर्ग जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसके लिए सरकार ने अपने खजाने खोल दिए, राशन दे दिया, गेहूँ फ्री दे दिया, उसको 1000 रुपये उसके खाते में डाल दिया। अब बात रही मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग के लिए न तो सरकार ने कुछ किया और सरकार ने कुछ उसकी मदद करने के बजाय सरकार ने उल्टा उससे बिजली बिल वसूल रही है और उससे हाउस टैक्स ले रही है, साथ में वाटर टैक्स उसको देना पड़ रहा है। अगर उसने बैंक से कर्जा लिया है तो उसकी EMI उसको देनी पड़ रही है। अगर उसने बच्चे के लिए लोन लिया है बच्चे को पढ़ाने के लिए तो उसकी EMI देनी पड़ रही है। लेकिन सरकार ने उसकी कोई भी मदद, एक नए पैसे की मदद नहीं की। जबकि मध्यम वर्ग आज अगर कमज़ोर हो गया है तो सरकार की बाजार भी कमज़ोर हो गई। सरकार की जो बाजारें हैं, बाजार में पैसा आता मध्यम वर्ग की वजह से, लेकिन मध्यम वर्ग के पास धन न होने के कारण जो है मध्यम वर्ग ही बाजार जाकर खरीदारी करता था, ना कि निम्न वर्ग जाता था, ना कि बड़ा वर्ग जाता था। बड़ा वर्ग अपने दुनिया भर की इधर उधर व्यवस्थाओं से खरीदारी करता था। तो आज जो हमारे देश में आर्थिक संकट आ रहा है, वो आर्थिक संकट भी मध्यम वर्ग की आर्थिक तंगी की वजह से आ रहा है। और 3 से 4 महीने मध्यम वर्ग जो है वो घर में बैठा हुआ किस तरीके से उन्होंने अपनी रोटी दाल चलाई है वही जानता है। इतनी गरीबी वो झेल रहा है। और अब लॉकडाउन की समस्या में तो उसके दिल में एक बात थी कि चलो लॉकडाउन जब समाप्त हो जाएगा तो हमको कहीं तो रोटी दाल हमारी चल जाएगी। लेकिन लॉकडाउन के बाद अब मरीज बढ़ने की वजह से जो काम होना था वो भी काम बंद हो गया। तो जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है उसकी जो इनकम, जैसे कुछ लोग मध्यम वर्ग के थे, दुकानों में काम करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, ऑफिसों में काम करते थे, अब ऑफिसों में भी उनकी कमाई बंद हो गई। तो ऑफिस वाले कहते हैं भाई हम आपको तनख्वाह ही नहीं दे पा रहे हैं। सरकार ने कहा नहीं साहब जबरदस्ती वो तनख्वाह देंगे। तो अभी एक आध जजमेंट भी आ गए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई वो मालिक और उसके लेबर के बीच का मैटर है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अब वो उसके तो बहुत बुरी दुर्गत है। तो सरकार को ये चाहिए, सरकार से हमारा निवेदन है कि अगर वो चाहती है कि मतलब किस अर्थव्यवस्था सही रहे तो उसके लिए सबसे पहले मध्यम वर्ग की उसको मदद करनी चाहिए। मध्यम वर्ग की मदद से ही सरकार की मदद होगी और जो बाजार है, हमारा बाजार जो सूना पड़ा है, बाजार में रौनक आएगी। चाहे उसको लोग कर्ज दें या उसको आर्थिक मदद किसी भी तरीके से करें, या जो जहां वो काम करते हैं उन ऑफिसों की उनकी मदद करनी चाहिए। तो सरकार जब तक मध्यम वर्ग को सहारा नहीं देगी, मध्यम वर्ग की मदद करने का आर्थिक रूप, नगद रूप से मदद करे, तभी सरकार जो है हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, जो भी है बाजार को या जो भी है आर्थिक विकास कर पाएगी। अदरवाइज धीरे धीरे बाजार हो जो कमजोर पड़ता चला जाएगा। आज देख ली किसी भी बड़ी बड़ी दुकानों में है जहाँ 4 लेबर 5 श्रमिक काम करते हैं, उनका दिन भर का 5000 रुपये खर्चा है, उसके बावजूद वहाँ दुकानों पे 200 रुपये बिक्री नहीं हो रही। तो वो बेचारे इसीलिए परेशान कि मध्यम वर्ग नहीं जा रहा है। गरीब वर्ग है, उसने अपना पैसा लिया, अपना गेहूँ लिया, खाया, घर में सो गया, उसको ज़्यादा खरीदारी ज़्यादा करना नहीं। मध्यम वर्ग सबका, मध्यम वर्ग हैंड टू माउथ है। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है मध्यम वर्ग की मदद सरकार आर्थिक रूप से करे, किसी भी तरीके से करे, मध्यम वर्ग को पैसा दे, तभी उसकी बाजार जो है उसका आर्थिक उत्थान होगा। सर, बात कर लें कि देश के अंदर जब एक देशव्यापी लॉकडाउन लगा, एक लंबी अवधि के बाद अब स्थितियाँ थोड़ा सा सामान्य हो चली हैं, अब संचालित हो रही धीरे धीरे करके चीज़ें। तो ऐसे में सर न्यायालय के दरवाजे भी खुल गए हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा, आप पैसे से अधिवक्ता हैं, आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वर्तमान में न्यायालय के अंदर किस तरीके की स्थितियाँ हैं, किस तरीके का कार्य चल रहा है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। लॉकडाउन खुल गया, न्यायालय खुल गया, पूरी बाजार सब कुछ खुल गया, लेकिन वर्तमान में स्थिति है कि इतने मरीज निकल रहे हैं, लोगों में इतनी दहशत व्याप्त है
कि जिसके कारण मतलब वर्तमान में स्थिति लॉकडाउन से भी भयंकर है। जहाँ तक न्यायालय की बात रह गई है, तो न्यायालय में केवल सामान्य तिथि हो रही है, कोई भी काम आमने सामने बहस नहीं हो पा रही है, किसी भी मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पा रही, मात्र जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई हो पा रही है। माननीय न्यायाधीश भी दहशत में है, उनके स्टाफ भी दहशत में है, और जो मतलब अधिवक्ता भी दहशत में है, क्योंकि वादकारी वहाँ बहुत पहुँच जाते हैं, वादकारी भी दहशत में है। तो इस दहशत के माहौल की वजह से एक कहने को तो हो गया कि साहब सब कुछ खुल गया, लेकिन वो खुला नहीं, लॉकडाउन से भी विकट स्थिति में वर्तमान में है। तो इसलिए न कोई काम हो रहा है न्यायालय में, का नाम मात्र का खुलने का नाम है, मतलब कोई भी नियमित वर्ग जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। इसलिए अधिवक्ता जो है, अधिवक्ता का भविष्य जो है न्यायालय से चलता था, न्यायालय कार्रवाई से चलता था। अब न्यायालय में जब कोई काम नहीं हो रहा, वादकारी नहीं आ रहा, किसी पक्ष का हम कोई काम करा नहीं पा रहे हैं, कोई उसका प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं कर पा रहे, कोई दावा हम उसका दाखिल नहीं कर पा रहे, तो वो मतलब 4 पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वैसे तो लोगों का कहना है भाई जो अधिवक्ता कार्य सेवा करना है, लेकिन सेवा तो करना ठीक है, लेकिन सेवा के साथ साथ में उसका भी परिवार, उसके भी बच्चे, उसका भी अपना पेट भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सरकार इस मामले में, सरकार भी कोई अधिवक्ताओं की अपने स्तर से मदद नहीं कर रही है। जैसे उसने मध्यम वर्ग की मदद नहीं कर रही, वैसे अधिवक्ताओं के लिए उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। और जहाँ तक हमारी बार भी है, बार भी मतलब इसमें सहयोग नहीं कर पा रही किन्हीं परिस्थितियों बस। तो वर्तमान में अधिवक्ताओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो रही है। एक वर्ग मुश्किल अधिवक्ताओं से मुश्किल से 5% अधिवक्ता जैसे हैं जिनको ऊपर वाले ने रोटी दाल व्यवस्था संपन्न कर रखा है, लेकिन 90% अधिवक्ता ऐसा है जो रोज कमाता रोज खाता है, उसका परिवार है, उसके तो लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी काम न होने की वजह से अधिवक्ताओं को आज भी वही स्थिति से जूझना पड़ रहा, जिन स्थितियों से लॉकडाउन के समय जूझना पड़ रहा था। सर, 5,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने की बात सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं के पक्ष में कही गई थी, क्या हासिल हो रहे हैं आप लोगों को सर? देखिए, ये एक सरकार का जो है हाथी के दांत, सफेद हाथी के जो दांत होते वो हैं, खाली दिखाने दांत कह देने की वजह से है। लेकिन अधिवक्ताओं के लिए 5,000 क्या, 5 रुपये की यूपी में मदद सरकार ने अपने स्तर से नहीं की, न किसी भौतिक रूप से किसी भी अधिवक्ता को सरकार की ओर से 5 रुपये तक नहीं मिले। तो सर, क्या स्थितियां जैसी लॉकडाउन के दौरान थी एक अधिवक्ता वर्ग की स्थितियां सामान्य होने के साथ साथ अभी भी उसी तरीके की स्थितियां पाई जा रही हैं अधिवक्ताओं के साथ? अधिवक्ताओं की स्थितियां लॉकडाउन के समय तो अधिवक्ताओं में एक सोच थी कि लॉकडाउन जब हट जाएगा तो हमारा काम चलेगा, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद उनमें और निराशा व्याप्त हो गई कि वो काम नहीं हो रहा है, काम नहीं चल रहा है। तो इसलिए अब अधिवक्ताओं की स्थिति लॉकडाउन से ज़्यादा बदतर हो रही है। जो अधिवक्ता है, बिल्कुल पहले तो उसके पास उम्मीद थी चलो भाई जो पैसा हम खर्च करके इधर उधर से व्यवस्था करके अपने परिवार पालन करें, लॉकडाउन खत्म होगा कमा लेंगे, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब तो और भी स्थिति खराब हो गई। अब तो उसको बिल्कुल अपना भविष्य अंधकार में नजर आता है कि उसको लगता है कि आगे अदालत चल ही नहीं पाएगी। इसलिए अब अधिवक्ताओं की स्थिति लॉकडाउन से ज़्यादा बदतर हो गई है। सर, एक ज्वलंत मुद्दे की बात कर लें जो हाल में ही मुद्दा गर्म है जिसको लेकर के, और वाकई इसको नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए, हमें बेशक इस पर नज़र डालनी चाहिए। बात कर लें कि सर अभी हाल में ही चीन के द्वारा एक नापाक हरकत की गई और छलपूर्वक हमारे जो माँ भारती के लाल थे, जो सीमा प्रहरी हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनको 20 जवानों को जो है छलपूर्वक मार दिया गया है सर। तो पूरे देश में आक्रोश भी व्याप्त हुआ, किस तरीके से देखते हैं आप, क्या राय है आपकी? देखिए, जो जहाँ तक चीन जो है, वर्तमान में चीन की स्थिति है, चीन विश्व के करीब लाखों लोगों का हत्यारा है, मासूम लोगों के हत्यारा है। क्योंकि जो इसने कोरोना वायरस जो इसने मतलब विकसित करने के बाद इसने छोड़ दिया, तो कोरोना वायरस से आज कितने मासूम लोग मर रहे हैं। अमेरिका मर रहे हैं, स्पेन मर रहे हैं, इटली मर रहे हैं, ईरान मर रहे हैं, रूस मर रहे हैं, इंडिया मर रहे हैं, पाकिस्तान मर रहे हैं, बांग्लादेश मर रहे हैं। मतलब हर देश में कहीं न कहीं मृत्युएं हो रही हैं। इनका सबका जिम्मेदार चीन है। तो चीन अब जब इतना बड़ा उसकी हत्या का दोष उसके ऊपर मढ़ा जा रहा है, वो समझ रहा है कि अब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली, क्योंकि हमने इतनी हत्याएं कर दी। तो अब वो लोगों का, विश्व का ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए वो कभी तो अमेरिका से भिड़ रहा है, कभी तो वो ताइवान से भिड़ रहा है, कभी वो तिब्बत को परेशान कर रहा है, कभी वो हांगकांग को परेशान कर रहा है। अब उसको जब कोई सहारा नहीं मिला तो उसने नेपाल को पैसा दिया, नेपाल से पैसा देके इंडिया को परेशान करने का प्रयास कराया। जब वहाँ सफल नहीं हुआ तो उसने अब डायरेक्ट इंडिया से भिड़ने का प्रयास किया। जहाँ तक बात रह गई 20 लोगों को शहीद होने की बात है, वो माई के लाल धन्य हैं जिन्होंने इस धरती के लिए अपना खून बहाया और शहीद हो गए। उनको ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन वो बहुत हमारे प्यारे हैं, हमारे धरती के वो लाल हैं जो जिनका कोई मूल्य नहीं है।
लेकिन उन्होंने भी, हमारे भारतीय के जो लाल शहीद हुए, उन्होंने मारते मारते इतने लोगों को मारा है चीन वालों को कि चीन अपनी गिनती नहीं कर पा रहा। अच्छा, चीन की झूठ बोलने की आदत पहले से है, उसने कोरोना में कितने मरे नहीं बताया, तो अब भारतवासियों, भारत के सैनिकों ने उनको कितना मारा ये नहीं बता रहे, गिनती अपनी बता रहे हैं। भारत ने तो अपनी मतलब गिनती स्पष्ट कर दी, 20 लोग मरे, भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन चीन ने स्थिति अपनी स्पष्ट नहीं की। लेकिन चीन को समझ लेना चाहिए कि एक भारत का शेर 1000 चीनियों पे भारी है, और अब चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया, और हमें पूरी उम्मीद है हमारे देश के जो लाल हैं वो चीन को सबक सिखाएंगे और चीन को घर के अंदर घुस के मारेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके की नापाक हरकतें चीन के द्वारा की जा रही हैं और हम सबके सामने रही हैं, तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर के इस मामले को, इसका वीटो पावर समाप्त कर देना चाहिए? क्या लगता है आपको? चीन को तो बिल्कुल वीटो पावर समाप्त करने के साथ साथ इसको समाज से इसको पूरे बहिष्कृत कर देना चाहिए। जिस तरीके से इसने मतलब मासूम लोगों की हत्याएं की हैं, बात यहाँ ये इस समय प्रश्न नहीं उसने हमारे देश पर जो किया, वो तो एक चलिए ठीक है भाई, पड़ोसी है, विवाद हो गया, झगड़ा, लेकिन जो उसने मासूम लोगों की हत्या की कोरोना वायरस से, उसकी जो सजा है वो कहीं वो माफ किए जाने योग्य नहीं है, और चीन को बहुत ही बुरे दिनों से गुजरना पड़ेगा उन मासूम लोगों की हत्याओं की वजह से। तो चीन को बिल्कुल पूरे देश से, पूरे मतलब विश्व से एक तरीके से तिरस्कृत कर देना चाहिए हमारे हिसाब से। चीन किसी भी दया का पात्र नहीं इस समय। सर, बेशक लॉकडाउन खुल चुका है, क्योंकि हम साक्षात्कार के समापन की तरफ चल रहे हैं, बेशक लॉकडाउन खत्म हो चुका, लेकिन स्थितियां अगर देखी जाए तो बड़ी भयावह हो रही हैं, आंकड़े हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में सर लगातार शासन प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन भी जारी हुई हैं, अपीलें भी की जा रही हैं, उस पर सरकार अमल भी किया गया है, लेकिन स्थितियां लगातार भयावह होती चली जा रही। ऐसे में एक अधिवक्ता के तौर पर अधिवक्ता वर्ग को और समस्त प्रदेश और देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि सरकार भी कह रही है कि हमें आत्मनिर्भर बन करके रहना है, तो ऐसे में क्या आपका कहना है? देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो आत्मिक राय, जो हमारे मन की राय, हमारी इच्छा जो है, ये सोचती है कि कोरोना वायरस जो है एक महामारी तो अवश्य है, लेकिन इतनी खतरनाक महामारी नहीं है जिससे आदमी को भयभीत होना चाहिए। अगर आप भयभीत नहीं हैं, अगर आप डरते नहीं हैं, तो शेर के साथ भी सो सकते हैं। एक पिक्चर आई थी अंग्रेजी में, पाई करके नाम उसका था, उसमें भी वो व्यक्ति शेर के साथ रहा। तो कोरोना को इतनी बड़ी समस्या नहीं जिसके लिए आपको इतना दहशत में आने की जरूरत है। कोरोना के साथ रहिए, आराम जिए, डरने की जरूरत नहीं। जहाँ तक जो स्थिति, जो मरीज निकल रहे हैं, तो जांचें हो रही हैं, जांचों की एरिया बढ़ गया है, जांचों की संख्या बढ़ गई है। जब लोगों की ज़्यादा जांचें होती हैं, तो जो लोग सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हैं, उनमें भी कोरोना के संक्रमण देखे गए हैं। तो इसलिए कोरोना जो एकदम पेवर व्यक्ति हैं वो कोरोना के बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन जो स्थिति, जो मरीज निकल रहे हैं वो कोरोना के दिखते जरूर हैं, लेकिन कोरोना के मतलब 25% मरीज उसमें कोरोना के कम ही होते हैं। इसलिए कोरोना से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के साथ रहिए, अपना जीवन यापन करिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, खूब खाइए पीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा। समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन टीवी 24 के खास कार्यक्रम खास लम्हे में आज हमारे साथ जुड़े हुए थे उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सूरज चंद्र शुक्ला जी, जिनके साथ आज हमारी तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई। अगली कड़ी में हम फिर किसी शख्सियत के साथ रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए इंडियन टीवी 24 में, यानी दीपक तिवारी के साथ।